सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास जो होगी बच्चों हमारी एक यूनिक क्लास होगी और सबसे अलग क्लास होगी। इस क्लास में जानना बच्चों मैं आपको वापस रिवीजन का काम करवा रहा हूँ। किताब का नाम है बच्चों हमारा समकालीन विश्व भार, समकालीन विश्व में राजनीति, ध्यान रखना। और इसका पहला पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत, और ये जो पहला पार्ट है बच्चों आपके 5 नंबर का है। और इस पहले पार्ट के अंदर मैंने क्या किया बच्चों कि पूरे पार्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं 1 से 13 तक। हर पेज के प्रश्न उत्तर, यानी कि हर पेज के अंदर जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनके प्रश्न साथ ही उनके क्या लेकर आया हूं बच्चों, उत्तर लेकर आया हूं 1 से 13 तक। सब कुछ आपको एक ही वीडियो में क्या हो जाएगा बच्चों, मिल जाएगा। उसके बाद आपको पहले पार्ट को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों। ध्यान रखना, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक तो शीत युद्ध क्या है, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका क्या थे, शॉक थेरेपी क्या है, इसके प्रभाव परिणाम क्या है, भारत और सोवियत संघ के संबंध क्या है, 1914 का पहला विश्व युद्ध पढ़ेंगे, 1917 की बच्चों रूसी क्रांति पढ़ेंगे, 1989 की बर्लिन की दीवार का गिरना देखेंगे, और 1991 में सोवियत संघ का क्या देखेंगे बच्चों, विघटन करेंगे। तो एक बार इस वीडियो को आप देख लो, 100 में से 100 पक्का है बच्चों, 100 में से 100 पक्का है। आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड के अंदर, तो आप उसका आंसर क्या कर सकते हो बच्चों, आसानी से दे सकते हैं। चलते हैं पहले पेज की तरफ। ध्यान रखना बच्चों, बुक का नाम है आपका समकालीन विश्व में राजनीति, और पार्ट नंबर 1 आज हम देखेंगे जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलते हैं बच्चों पेज नंबर 1 की ओर, पेज नंबर 1 की ओर। और ध्यान रखना पेज नंबर 1 का जो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या थी, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या थी। तो ध्यान रखना बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा क्या थी बच्चों, प्रतीक थी। अब मैं आपको यही थोड़ा समझा देता हूं इसके अंदर। बर्लिन की दीवार के बारे में थोड़ा यहां बता देता हूं बच्चों आपको। यहां पर मैंने लिखा बच्चों बर्लिन की दीवार, और यहां पर मैंने बच्चों ये दीवार बनाई। ये दीवार आपको कुछ समय के लिए समझना है कि ये हमारी क्या है, बर्लिन की दीवार। ये हमारी बर्लिन की क्या है बच्चों, दीवार। सबसे पहले किस दीवार को बनाया गया कब बच्चों, 1961 में। इसको तोड़ा कब किया है बच्चों, 9 नवंबर 1989 में। इसको तोड़ा कब किया गया बच्चों, 9 नवंबर 1989 में। उसके बाद कितने वर्षों तक खड़ी रही बच्चों, 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही। पश्चिमी बर्लिन को, ध्यान रखना बच्चों, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से दीवार क्या होती है बच्चों, अलग करती है। उसके बाद पूंजीवादी दुनिया, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवाद या समाजवाद के बीच विभाजन का परिणाम की, ध्यान रखना बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। पूंजीवादी दुनिया और समाजवाद के बीच विभाजन का परिणाम कौन थी बच्चों, बर्लिन की दीवार। तो ये था बर्लिन की दीवार के बारे में बच्चों छोटा सा। ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से क्या कर लेना बच्चों, याद कर लेना। उसके बाद चलते हैं बच्चों आगे। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। तो क्या लिखोगे बच्चों, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। उसके बाद बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया, मैंने भी बता दिया आपको डायग्राम के माध्यम से। 9 नवंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता ने बर्लिन की दीवार को क्या कर दिया बच्चों, गिरा दिया। उसके बाद बर्लिन की दीवार गिरने का क्या महत्व था, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे शीत युद्ध के अंत की क्या हो गई, जब बर्लिन की दीवार को गिराया गया तो शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हो गई। जर्मनी का फिर से क्या हुआ बच्चों, एकीकरण, पुनः एकीकरण हो गया। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जब, ध्यान रखना, बर्लिन की दीवार गिरने के बाद जर्मनी का पुनः क्या हुआ बच्चों, एकीकरण हो गया। उसके बाद देखो पांचों प्रश्न, सोवियत संघ के प्रभाव वाले पूर्वी यूरोप के देशों में क्या परिवर्तन हुए। तो जनता के आंदोलनों के कारण वहां की समाजवादी सरकारें एक एक करके क्या हो गए बच्चों, समाप्त हो गई। सोवियत संघ ने इन परिवर्तनों का विरोध क्यों नहीं किया,
क्योंकि जनता के व्यापक आंदोलनों के दबाव के कारण सोवियत संघ बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सका। उसके बाद देखो बच्चों, अंततः सोवियत संघ का क्या हुआ, सोवियत संघ टूट गया। और कब टूटा बच्चों, इसका विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई, तो 1961 में बनाई गई। बर्लिन की दीवार किसे अलग करती है, तो ये पश्चिमी बर्लिन को बच्चों पूर्वी बर्लिन से क्या करती है, अलग करती है। बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही, उदाहरण बच्चों बर्लिन की जो दीवार है वो 28 वर्षों तक खड़ी रही। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, तो याद कर लेना बच्चों, पूंजीवादी और समाजवादी दुनिया के बीच में बर्लिन की दीवार यानी विभाजन का क्या थी बच्चों, प्रतीक थी। इस अध्याय में किन विषयों का हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों, तो दो ध्रुवीयता का अंत, सोवियत संघ का विघटन, उसके कारण पढ़ेंगे, उसके परिणाम पढ़ेंगे और भारत के साथ इन देशों के क्या पढ़ेंगे बच्चों, संबंध पढ़ेंगे। ये था बच्चों हमारा इस किताब का पहले पार्ट का पहला पेज। अब चलते हैं इसी किताब का पहले पार्ट के दूसरे पेज की ओर। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सोवियत प्रणाली 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद स्थापित समाजवादी व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य था बच्चों समानता पर आधारित समाज बनाना और निजी संपत्ति का क्या करना बच्चों, अंत करना ही क्या कहलाता है, सोवियत प्रणाली कहलाता है। दूसरा है हमारे सामने, सोवियत प्रणाली का आधार क्या था, तो समानता, समाजवाद, राज्य का नियंत्रण और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था सोवियत प्रणाली का क्या था बच्चों, आधार था। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा देखो बच्चों, सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का शासन था, तो ध्यान, केवल एक ही दल का शासन था, वो भी था बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। उसके बाद देखो बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है कि सोवियत प्रणाली में अन्य राजनीतिक दलों को स्थान क्यों नहीं था, अन्य राजनीतिक दलों के स्थान क्यों नहीं था, तो ध्यान रखना क्योंकि वहां पर जो था बच्चों सोवियत संघ में एक दलीय शासन व्यवस्था थी। याद कर लेना, एक दलीय शासन व्यवस्था थी, यानी कि एक ही दल का क्या था बच्चों वहां पर शासन था और किसी अन्य दल को वहां पर मान्यता नहीं थी। वहां की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ की में क्या कर रहा हूं बच्चों, बात कर रहा हूं। उसके बाद देखो बच्चों पांचवा प्रश्न हमारा कि समाजवादी खेमे या दूसरी दुनिया से क्या, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो याद कर लेना। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ बच्चों, 1945 से 1939 से 1945 तक के बाद पूर्वी यूरोप के वे देश, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के वे देश जिन्होंने सोवियत समाजवादी व्यवस्था को क्या कर लिया बच्चों, अपना लिया, और अपनाने के बाद उन लोगों को यानी उनको ही क्या करना, क्या कहा गया बच्चों, समाजवादी खेमा कहा गया या दूसरी दुनिया कहा गया। याद कर लेना, दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक, कितने वर्षों तक चला बच्चों, 6 वर्षों तक चला। और इस युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के वे देश जिन्होंने सोवियत समाजवादी व्यवस्था अपनाई उन्हें ही समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया क्या कहा गया बच्चों। उसके बाद देखो आगे छठा प्रश्न कि समाजवादी खेमे का नेता कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादी खेमे का जो नेता था बच्चों वो था यूएसएसआर। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में यूएसएसआर का मतलब पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, तो क्या लिखोगे बच्चों, सोवियत समाजवादी गणराज्य। क्या लिखोगे बच्चों, सोवियत समाजवादी गणराज्य। उसके बाद देखो सातवां प्रश्न, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की स्थिति कैसी थी, तो ध्यान रखना वह एक महाशक्ति बनकर उभरा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर उभरा और उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, उद्योग थे, संचार थे, व्यवस्था जो थी बच्चों वो काफी क्या हुई, विकसित थी। उसके बाद देखो आठवां प्रश्न, सोवियत संघ के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, याद कर लेना ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सोवियत संघ के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो एक था बच्चों खनिज तेल, लोहा, इस्पात और अन्य ऊर्जा संसाधन किसके पास में थे, सोवियत संघ के पास में थे। उसके बाद देखो बच्चों नवा प्रश्न, सोवियत संघ की उपभोक्ता वस्तुओं की क्या स्थिति थी, ध्यान रखना बच्चों उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता था लेकिन उनकी गुणवत्ता पश्चिमी देशों की तुलना में क्या थी बच्चों, कम थी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखो बच्चों, सोवियत प्रणाली की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार उपलब्ध कराया गया। ये प्रश्न आपको जब भी समझ में आएंगे जब आपने पहले पार्ट के नोट्स बच्चों आराम से क्या कर लिया, पढ़ लिया। उसके बाद देखो 11वां,
सोवियत संघ में बेरोजगारी की क्या स्थिति थी? ध्यान रखना, वहां पर बेरोजगारी नहीं थी, सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। उसके बाद 12 देखो, उत्पादन के प्रमुख साधनों पर किसका स्वामित्व था? याद कर लेना, सोवियत संघ में उत्पादनों के प्रमुख साधनों पर राज्यों का क्या था बच्चों? राज्य का स्वामित्व था और नियंत्रण भी था। उसके बाद देखो 13%, सोवियत प्रणाली की प्रमुख कमियां क्या थी? तो याद कर लेना, नौकरशाही, तानाशाही, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव और जनता के प्रति जवाबदेही की कमी, ये सोवियत प्रणाली की प्रमुख क्या थी बच्चों? कमियां थी। उसके बाद देखो 14, सोवियत संघ में जनता अपनी असहमति कैसे व्यक्त करती थी? ध्यान रखना, लोग अपनी असहमति चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से क्या करते थे? व्यक्त करते थे, उनको दिखाते थे। तो ध्यान रखना, चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? ध्यान रखना, सोवियत संघ जो था बच्चों 15 गणराज्यों से मिलकर बना। कितने गणराज्यों से मिलकर बना सोवियत संघ बच्चों? 15 गणराज्यों से मिलकर बना। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ में सबसे प्रभावशाली गणराज्य कौन सा था? याद कर लेना, सोवियत संघ में सबसे प्रभावशाली जो गणराज्य था बच्चों वो था रूस, और रूस सबसे प्रभावशाली क्या था बच्चों? गणराज्य था। ये था हमारा बच्चों पेज नंबर 2। बच्चों हमारा पेज नंबर 2 हो गया किताब का। अब हम देखेंगे बच्चों पेज नंबर 3। और तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि सोवियत संघ अमेरिका की बराबरी क्यों नहीं कर पाया? ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि वह प्रौद्योगिकी यानी कि उद्योग धंधे, उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचे के विकास में पश्चिमी देशों से क्या रह गया बच्चों? पश्चिमी देशों से वो पीछे रह गया, इसलिए सोवियत संघ अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाया। उसके बाद सोवियत संघ ने 1979 में 1979 में कहां हस्तक्षेप किया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो सोवियत संघ ने 1979 में, ध्यान रखना, अफगानिस्तान में क्या किया बच्चों? हस्तक्षेप किया। उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न बच्चों, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का सोवियत संघ पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है बच्चों वो क्या हो गई? कमजोर हो गई और उस पर भारी आर्थिक बोझ क्या हो गया? आन पड़ा। उसके बाद देखो बच्चों चौथा, 1970 के दशक के अंत तक सोवियत अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी? तो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी और अंततः ठहराव की स्थिति में बच्चों पहुंच गई थी। उसके बाद देखो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की, किसकी बच्चों? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बने? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और उन्होंने सुधारों की क्या करी बच्चों? शुरुआत की। उसके बाद देखो छठा, गोर्बाचेव ने सुधार क्यों शुरू किए? तो सोवियत संघ को आधुनिक बनाने के लिए, पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। उसके बाद देखो सातवां, गोर्बाचेव के सुधारों का पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? ध्यान रखना बच्चों, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी सरकारें एक एक करके क्या हो गए बच्चों? गिरे गए। उसके बाद देखो बच्चों आठवां, गोर्बाचेव की सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने क्यों विरोध किया? वेरी इंपोर्टेंट है ये भी, क्योंकि वे पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे और सुधारों के पक्ष में वो नहीं थे। उसके बाद नवा देखो बच्चों, 1991 में सोवियत संघ में क्या घटना हो गई? ध्यान रखना, 1991 में गोर्बाचेव के विरुद्ध एक तख्ता पलट हुआ, तख्ते पलट का प्रयास हुआ जो कि क्या रहा बच्चों? असफल रहा। उसके बाद तख्ता पलट के असफल होने का क्या परिणाम हुआ? ध्यान रखना, गणराज्यों ने केंद्रीय सत्ता को मानने से इनकार करना शुरू कर दिया और सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया क्या हो गई बच्चों? तेज हो गई। उसके बाद देखो 11वां, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किन देशों ने की? ध्यान रखना, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों देशों ने दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन यानी टूटने की क्या करी बच्चों? घोषणा की। ये भी आपसे परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद 12वां, सोवियत संघ का आधिकारिक विघटन कब हुआ? आधिकारिक विघटन कब हुआ बच्चों? 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का, ध्यान रखना बच्चों, आधिकारिक विघटन हो गया, यानी कि सोवियत संघ क्या हो गया बच्चों? टूट गया। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है पेज नंबर 3 का हमारा, कि जोसेफ स्टोलिन कौन थे? जोसेफ स्टोलिन 1924 से लेके बच्चों 1953 तक सोवियत
संघ के क्या रहे बच्चों, नेता रहे, और उन्होंने तीव्र औद्योगिकरण किया, लेकिन उनका शासन कठोर और दमनकारी माना जाता है, ध्यान रखना। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जीत का श्रेय भी किसको दिया जाता है, जोसेफ स्टोलिन को दिया जाता है बच्चों। ये था हमारा किताब का पेज नंबर 3। बच्चों हमारा पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हमारा किताब का पहले पार्ट का पेज नंबर 4 चलेगा बच्चों, और पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के बाद किस संगठन का गठन हुआ। ध्यान रखना, सोवियत संघ जब टूटा तो उसके बाद CIS का गठन हुआ। CIS का पूरा नाम क्या है बच्चों, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद देखो, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य क्यों माना गया, क्योंकि रूस सबसे बड़ा गणराज्य था और उसने सोवियत संघ की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता अपने पास में क्या करी थी बच्चों, रखी थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद परमाणु शक्ति का प्रमुख उत्तराधिकारी कौन। बच्चों अब हम क्या करेंगे बच्चों, किताब का जो पेज नंबर 5 है उससे जुड़े हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और पहला हमारे सामने बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के कारण हमसे परीक्षा में भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का बढ़ना, गोर्बाचेव के सुधार। अब ध्यान रखना, गोर्बाचेव ने सुधारों की 2 नीतियां चलाई, एक पेरेस्ट्रोइका और दूसरी ग्लासनोस्ट से केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होना, और तीसरा आर्थिक समस्या और प्रशासनिक कमजोरियां। उसके बाद चौथा बच्चों, अलग अलग गणराज्यों में स्वतंत्र होने की इच्छा का बढ़ना। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, विघटन की अगर आपसे प्रमुख परिणतियां पूछे बोर्ड एग्जाम के अंदर तो क्या लिखोगे कि शीत युद्ध का अंत हो गया, समाजवादी व्यवस्था कमजोर हुई और पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ा, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी कहते हैं, IMF जैसी संस्थाओं का प्रभाव बढ़ा। उसके बाद कई नए स्वतंत्र देशों का गठन हुआ, विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़े क्या है बच्चों, परिवर्तन आए। तो ये 6 बिंदु आपको किसमें लिखने हैं, विघटन के प्रमुख परिणतियों में। किसमें लिखने हैं बच्चों, आपको विघटन की प्रमुख परिणतियों में लिखना है। उसके बाद देखो, सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण क्या था, तो ये भी याद कर लेना, राष्ट्रवाद का बढ़ना, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और गोर्बाचेव के सुधार इसके मुख्य क्या थे, कारण थे। उसके बाद देखो, शीत युद्ध पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही ध्यान रखना बच्चों, शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो अमेरिका जो था बच्चों वो एकमात्र महाशक्ति बन गया और विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या हो गई बच्चों, स्थापित हो गई। उसके बाद देखो,
आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं का क्या हुआ बच्चों, प्रभाव पड़ा। उसके बाद देखो पेज नंबर 6 किताब का, उसका आंसर देखते हैं। और पेज नंबर 6 में ध्यान रखना सोवियत संघ का घटना चक्र दे रखा है, आप किताब से भी उस घटना चक्र को क्या कर सकते हो बच्चों, पढ़ सकते हो। मार्च 1985 में ध्यान रखना मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बन गए बच्चों, महासचिव चुने गए और सुधारों की क्या हो गई बच्चों, शुरुआत हो गई। 1988 में ध्यान रखना लिथुआनिया में आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, एस्टोनिया और लातविया में भी ये आंदोलन क्या हुआ बच्चों, फैला। उसके बाद देखो अक्टूबर 1989 सोवियत संघ ने घोषणा की कि वार्सा संधि के सदस्य देश अपना भविष्य स्वयं तय करने के लिए स्वतंत्र है और नवंबर में बर्लिन की दीवार को क्या कर दिया गया बच्चों, गिरा दिया गया। उसके बाद फरवरी 1990 में क्या हुआ कि गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की क्या करी बच्चों, शुरुआत की और कम्युनिस्ट पार्टी का जो 70 वर्ष पुराना एकाधिकार था ना, वो क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया। उसके बाद जून 1990 में क्या हुआ कि रूस की संसद ने, और रूस की संसद का नाम क्या है बच्चों, ड्यूमा है, इसने सोवियत संघ से अपनी संप्रभुता का मतलब होता है स्वतंत्रता घोषित की। मार्च 1990 में क्या हुआ, लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला बच्चों पहला सोवियत गणराज्य बना। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो जून 1991 में बोरिस येल्त्सिन कम्युनिस्ट पार्टी से इन्होंने क्या किया बच्चों, इस्तीफा दे दिया और देने के बाद रूस के क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। कौन बच्चों, बोरिस येल्त्सिन। जून 1991 में। अगस्त 1991 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव के विरुद्ध असफल तख्तापलट किया। उसके बाद सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र के क्या बन गए बच्चों, सदस्य बन गए। और दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ संधि को क्या कर दिया बच्चों, समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद ये तीनों ही स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS में क्या हो गए बच्चों, शामिल हो गए। 25 दिसंबर 1991 को क्या हुआ, गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से क्या दिया, इस्तीफा जब दिया तो सोवियत संघ का ऑटोमेटिक क्या हो गया बच्चों, अंत हो गया। अब देखो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव कब महासचिव बने, तो याद कर लेना बच्चों, मार्च 1985 में महासचिव बने। सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की, मिखाइल गोर्बाचेव ने शुरुआत की। उसके बाद आजादी का आंदोलन सबसे पहले किस गणराज्य में शुरू हुआ, याद कर लेना 1988 में बच्चों, लिथुआनिया में शुरू हुआ। बर्लिन की दीवार कब गिरी बच्चों, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई बच्चों। सोवियत संघ में बहुदलीय राजनीति कब से शुरू हुई, तो ध्यान रखना फरवरी 1990 में सोवियत संघ में बहुदलीय राजनीति प्रणाली क्या हो गई बच्चों, शुरू हो गई। उसके बाद देखो कम्युनिस्ट पार्टी का 70 वर्ष पुराना एकाधिकार कब समाप्त हुआ, वेरी इंपोर्टेंट है, 1990 में, फरवरी 1990 में कम्युनिस्ट पार्टी का 70 वर्ष पुराना एकाधिकार क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया। अपनी संप्रभुता घोषित करने वाला पहला सोवियत गणराज्य अगर आपसे पूछ ले बच्चों तो क्या लिखोगे, लिथुआनिया। क्या लिखोगे, लिथुआनिया। रूस के राष्ट्रपति कौन बने, ये तो बता दिया आपको, बोरिस येल्त्सिन बने जून 1991 के अंदर। गोर्बाचेव के विरुद्ध तख्तापलट कब हुआ बच्चों, अगस्त 1991 में, जब सोवियत संघ क्या हो गया था बच्चों, टूट चुका था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कब बनाए गए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया कब बने, ध्यान रखना बच्चों, सितंबर 1991 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने थे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। उसके बाद राष्ट्रकुल CIS का गठन कब हुआ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1991 में CIS का क्या हो गया बच्चों, गठन हो गया। सोवियत संघ का अंत कब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 1991 को, जब गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति के पद से क्या दिया बच्चों, इस्तीफा दिया। ये था हमारे किताब का पेज नंबर 6। चलते हैं बच्चों अब हम पेज नंबर 7 की ओर, ध्यान रखना पेज नंबर किताब का 7, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। लेखन के परिणाम क्या थी, परिणतियां क्या थी, ध्यान रखना बच्चों, शीत युद्ध का अंत हो गया, समाजवादी व्यवस्था का पतन हो गया और पूंजीवाद का क्या हो गया बच्चों, प्रभाव पड़ा। उसके बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभर गया, विश्व राजनीति एक ध्रुवीय हो गई, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं का प्रभाव बढ़ गया, कई नए स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आ गए, विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़े बदलाव हुए। ध्यान रखना ये थे विघटन की परिणतियां, जो कि पीछे में हमने पढ़ लिया। अब देखो आगे पढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 1, सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण क्या था, वेरी इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का बढ़ना और गोर्बाचेव के सुधार प्रमुख कारण थे बच्चों। इसमें
किन गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन सबसे अधिक मजबूत था? तो याद कर लेना बच्चों, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में राष्ट्रवादी आंदोलन सबसे अधिक क्या था बच्चों? मजबूत था। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन का पहला प्रमुख परिणाम क्या था? तो याद कर लेना बच्चों, शीत युद्ध का क्या हो गया था? अंत हो गया था। उसके बाद देखो चौथा, शीत युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व राजनीति में क्या परिवर्तन आया? तो अमेरिका, ध्यान रखना बच्चों, एकमात्र महाशक्ति बन गया और विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। उसके बाद देखो सोवियत संघ के विघटन के बाद किस आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ा? तो ध्यान रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा। छठा क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों क्या है कि किन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव बढ़ा? तो एक तो आया बच्चों वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, और दूसरा आया हमारे सामने IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनका प्रभाव बढ़ा। उसके बाद देखो बच्चों सातवां प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो शीत युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया और कई नए राष्ट्र बने और विश्व राजनीति में व्यापक परिवर्तन आए। उसके बाद देखो आठवां आपसे क्या पूछ सकता है कि बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से? याद कर लेना बच्चों, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक गणराज्य। उसके बाद देखो बच्चों किताब का पेज नंबर 8 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में क्या परिवर्तन हुए? तो ध्यान रख लेना बच्चों, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया, पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभाव पड़ा, विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं का प्रभाव बढ़ा और कई नए स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में क्या हो गए बच्चों? आ गए। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों ने क्या किया? कई देशों ने यूरोपीय संघ, जिसको हम लोग बच्चों शॉर्ट में EU कहते हैं, और NATO NATO जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं, की सदस्यता लेने का प्रयास किया। और मध्य एशिया देशों ने रूस के साथ संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों से भी क्या बनाए बच्चों? संबंध स्थापित किए। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है बोर्ड में, शॉक थेरेपी क्या है? तो समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन लाने के लिए अपनाई गई आर्थिक नीति को ही क्या कहा जाता है बच्चों? शॉक थेरेपी कहा जाता है। शॉक थेरेपी का आपसे मुख्य उद्देश्य पूछ लेगा तो क्या लिखोगे? अर्थव्यवस्था का निजीकरण, मुक्त बाजार व्यवस्था लागू करना, सरकारी नियंत्रण कम करना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, शॉक थेरेपी किन देशों में अपनाई गई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में शॉक थेरेपी को अपनाया गया। उसके बाद देखो बच्चों अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? तो निजीकरण तेजी से हो गया, कई सरकारी उद्योग बंद हो गए, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई, आर्थिक असमानता बढ़ गई, कुछ देशों में बाद में आर्थिक विकास भी हुआ। उसके बाद देखो सातवां, मानचित्र के आधार पर मध्य एशियाई देशों के क्या लिखने हैं बच्चों? आपको नाम लिखना है। तो मध्य एशियाई देशों के नाम क्या क्या है बच्चों? एक तो कजाकिस्तान, एक है बच्चों उज्बेकिस्तान, एक है बच्चों तुर्कमेनिस्तान, एक है बच्चों किर्गिस्तान और एक है बच्चों ताजिकिस्तान। ध्यान रखना ये जो नाम मैंने बोला वो मध्य एशिया देशों के क्या है बच्चों? नाम है। उसके बाद आपसे पूछ ले बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? तो ये भी मैंने बता दिया आपको, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक गणराज्य बच्चों। उसके बाद नवा देखो राष्ट्रकुल यानी कि CIS क्या है? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद बने स्वतंत्र देशों का संगठन, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल यानी कि CIS कहलाता है। उसके बाद 10वां, एक पंक्ति में उत्तर देना है, शॉक थेरेपी किससे संबंधित है? ध्यान रखना, शॉक थेरेपी आर्थिक सुधारों से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई बच्चों? आर्थिक सुधारों से। यूरोपीय संघ का संक्षिप्त नाम अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले बच्चों, यूरोपीय संघ का संक्षिप्त नाम तो क्या लिखोगे? EU। क्या लिखोगे बच्चों? EU लिखना है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का आपसे संक्षिप्त नाम पूछ ले शॉर्ट में तो क्या लिखोगे बच्चों? NATO लिखोगे। विश्व बैंक और IMF का प्रभाव कब बढ़ा? तो क्या लिखोगे? सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व बैंक और IMF का प्रभाव बढ़ा। ये था बच्चों किताब का पेज नंबर 8। अब चलते हैं बच्चों किताब का पेज नंबर 9 की तरफ और 9 से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखना, पहला, शॉक थेरेपी क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को तेजी से पूंजीवादी और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में बदलने की नीति को क्या कहा जाता है बच्चों? शॉक थेरेपी कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 2 देखो, शॉक थेरेपी किसके सुझाव पर लागू की गई थी? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सुझाव पर शॉक थेरेपी को लागू किया गया था बच्चों। उसके बाद देखो तीसरा, शॉक थेरेपी के आपसे मुख्य उद्देश्य पूछ ले तो क्या लिखोगे? राज्य के नियंत्रण को क्या करना बच्चों? कम करना, सरकारी उद्योगों का निजीकरण करना, मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार व्यवस्था लागू करना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करना। ये शॉक थेरेपी के क्या है बच्चों? मुख्य उद्देश्य। उसके बाद देखो बच्चों, शॉक थेरेपी के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन किए गए? ध्यान रखना, सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया गया, खेती में निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया, मूल्य नियंत्रण को हटाया गया, मुक्त व्यापार और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ा गया। उसके बाद देखो बच्चों, शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणाम क्या थे? तो पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो गई बच्चों? अस्त व्यस्त हो गई। लगभग 90% जो सरकारी उद्योग थे बच्चों, उनका क्या कर दिया गया? उन उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। महंगाई, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मुद्रास्फीति, ये भी बहुत बढ़ गई। लोगों की बचत का मूल्य घट गया। कई उद्योग बहुत कम कीमत पर बेच दिए गए। उसके बाद देखो बच्चों छठा, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो शॉक थेरेपी के दौरान सरकारी उद्योगों और संपत्तियों को बहुत कम कीमत पर निजी हाथों में यानी औने पौने दामों में बेचने की प्रक्रिया को इतिहास की, ध्यान रखना बच्चों, सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो, शॉक थेरेपी से आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? लोगों की जो इनकम थी बच्चों, आय थी, वो कम हो गई और बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, बचत का मूल्य घट गया, जीवन स्तर प्रभावित हो गया। उसके बाद देखो, मुक्त व्यापार क्या है यानी कि फ्री ट्रेड क्या है? तो जब देशों के बीच में व्यापार पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध कम या समाप्त कर दिए जाते हैं ना बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार कहा जाता है। सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध को क्या करना? कम करना। निजीकरण क्या है? ध्यान रखना, प्राइवेटाइजेशन क्या है? तो सरकारी उद्योगों संस्थाओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या कंपनियों को सौंपने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? निजीकरण कहते हैं। उसके बाद देखो, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं आपको इस पेज के, शॉक थेरेपी के परिणाम लिखो। तो ये मैंने ऊपर बता दिया। अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई, सरकारी उद्योगों का बड़े पैमाने पर निजीकरण हुआ, बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई, लोगों की बचत का मूल्य कम हो गया, आर्थिक असमानता बढ़ी, कई उद्योग कम कीमत पर बेच दिए गए, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है बच्चों। ये था पेज नंबर 9। अब चलेगा हमारा बच्चों पेज नंबर 10। शॉक थेरेपी का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? तो सामूहिक खेती की व्यवस्था समाप्त हो गई, उत्पादन में भारी गिरावट आई, पुरानी व्यापार व्यवस्था टूट गई, नई आर्थिक व्यवस्था जल्दी स्थापित नहीं हो सकी, को खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ा। सबसे पहले इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको बच्चों जब भी याद होंगे जब आप पहले पार्ट की किताब कॉपी में से नोट्स को अच्छे से क्या कर लोगे? पढ़ लोगे, समझ लोगे। उसके बाद देखो, शॉक थेरेपी का सामाजिक प्रभाव क्या हुआ? तो सरकारी सहायता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सब्सिडी, समाप्त कर दी गई। गरीबों और मध्यम वर्ग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी क्या हो गई बच्चों? बढ़ी। उसके बाद देखो, अमीर और गरीब के बीच आर्थिक असमानता बढ़ गई। उसके बाद अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी का राजनीतिक प्रभाव क्या था? तो आर्थिक सुधारों पर अधिक ध्यान दिया गया बच्चों। लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत नहीं हो सकी। कई देशों में राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियां मिल गई। संसद अपेक्षाकृत क्या हो गई बच्चों? कमजोर रही। किसके बाद? शॉक थेरेपी के बाद। उसके बाद देखो चौथा, रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार कब शुरू हुआ? तो लगभग सन 2000 के बाद रूस की अर्थव्यवस्था में क्या स्टार्ट हो गया बच्चों? सुधार शुरू हो गए। उसके बाद पांचवा, रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार का मुख्य कारण क्या था? तो तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात से आय बढ़ने के कारण रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। छठा देखो बच्चों, मध्य एशिया देशों की अर्थव्यवस्था को किससे लाभ हुआ? तो तेल और गैस की पाइपलाइन और प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात से क्या हुआ बच्चों? लाभ हुआ। सातवां देखो बच्चों, पूर्व सोवियत संघ के देशों में संघर्ष और तनाव के मुख्य कारण क्या थे? तो जातीय और क्षेत्रीय विवाद, सीमाओं को लेकर विवाद था, अलगाववादी आंदोलन, गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। उसके बाद देखो बच्चों आठवां, चेचन्या में संघर्ष क्यों हुआ? चेचन्या में अलगाववादी आंदोलन के कारण रूस और चेचन विद्रोहियों के बीच में क्या हुआ बच्चों? संघर्ष हुआ। उसके बाद देखो,
चेचन्या संघर्ष के दौरान, चेचन्या में संघर्ष के दौरान क्या हुआ, तो मानवाधिकारों का क्या हुआ बच्चों, उल्लंघन हुआ, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए, फिर भी अलगाववादी आंदोलन पूरी तरह से वहां पर समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद देखो दोस्तों बच्चों, पूर्व सोवियत संघ के देशों में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, तो याद कर लेना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, कानून का शासन स्थापित करना और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना सबसे बड़ी क्या थी बच्चों, चुनौती थी। उसके बाद देखो शॉक थेरेपी के परिणाम आपको मैंने बता दिए, सामूहिक खेती समाप्त हो गई, उत्पादन उद्योगों में गिरावट आ गई, बेरोजगारी गरीबी बढ़ गई, सरकारी सहायता कम हो गई, आर्थिक असमानता बढ़ गई, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई। बाद में रूस में प्राकृतिक संसाधनों के कारण आर्थिक सुधार क्या हो गए बच्चों, शुरू हो गए। उसके बाद अगला जो चलेगा बच्चों, हमारे किताब का पेज नंबर 11 चलेगा। अब देखो बच्चों, हम किताब का पेज नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मध्य एशिया में संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे, तो याद कर लेना, गृह युद्ध और जातीय संघर्ष, अलगाववादी आंदोलन, सीमा और नदी जल विवाद, उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता। उसके बाद दूसरा बच्चों, ताजिकिस्तान में गृह युद्ध कब तक चला, तो याद कर लेना बच्चों, ताजिकिस्तान में 2001 तक गृह युद्ध चला था। उसके बाद मध्य एशिया का आर्थिक महत्व क्यों है, तो यह पेट्रोलियम यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल क्या है बच्चों, यहाँ पर भंडार है। इस कारण यह क्षेत्र विश्व की बड़ी शक्तियों के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया बच्चों, महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद देखो 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद मध्य एशिया का महत्व क्यों बढ़ गया, तो अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए इस क्षेत्र में सैन्य ठिकाने बनाए। अफगानिस्तान अभियान में मध्य एशिया देशों का उपयोग किया गया। रूस और चीन के मध्य एशिया में क्या रुचि, रूस इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना चाहता है। चीन ऊर्जा संसाधनों, व्यापार और सुरक्षा कारणों से इस क्षेत्र में क्या रखता है बच्चों, रुचि रखता है। छठा, यूगोस्लाविया का विघटन कैसे हुआ, याद कर लेना, 1991 के बाद। कब से बच्चों, 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई स्वतंत्र देशों में बढ़ गया। जैसे कि मैं बोलूं, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और मैसिडोनिया में क्या हो गया बच्चों, विभाजित हो गया। ध्यान रखना, यूगोस्लाविया का विघटन ऐसे हुआ। उसके बाद यूगोस्लाविया के विघटन के समय किस संगठन ने हस्तक्षेप किया, तो ध्यान रखना, नाटो ने क्या किया था बच्चों, हस्तक्षेप किया था। आपसे नाटो का पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उज्बेकिस्तान में भारतीय फिल्में लोकप्रिय क्यों बच्चों, तो ध्यान रखना, भारतीय फिल्मों और गीतों को वहां के लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं। भारत और मध्य एशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे, इस कारण उज्बेकिस्तान में भारतीय फिल्में क्या है बच्चों, लोकप्रिय। उसके बाद देखो नवा, मध्य एशिया के देशों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व है, तो प्राकृतिक संसाधनों से इन देशों की आय बढ़ती, इन देशों की क्या बढ़ती है बच्चों, आय बढ़ती है। लेकिन इनके कारण बाहरी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। उसके बाद देखो, मध्य एशिया के महत्व पर प्रकाश डालना है, तो यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। एशिया और यूरोप के बीच रणनीतिक क्षेत्र है। 11 सितंबर 2001 के बाद इसका सैन्य महत्व बढ़ गया। रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों की इसमें विशेष रुचि है और यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण क्या बन गया बच्चों, केंद्र बन गया। ये था हमारा किताब का पेज नंबर 11। अब हम देखते हैं बच्चों पेज नंबर 12 जो कि किताब का, उससे कौन कौन से प्रश्न हमारे बन रहे हैं। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे, भारत और सोवियत संघ के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक, तकनीकी और सैन्य सहायता दी। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास भी था और सहयोग भी था। सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक क्षेत्र में क्या सहायता दी, ध्यान रखना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने में क्या दी बच्चों, सहायता दी। इस्पात संयंत्र, भारी मशीन उद्योग और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग किया। तकनीकी और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। भारत और सोवियत संघ के राजनीतिक संबंध कैसे थे, ये भी आपसे परीक्षा में क्या कर सकता है बच्चों, पूछ सकता है। तो कश्मीर जैसे मुद्दों पर सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का क्या किया था बच्चों, समर्थन किया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ ने भारत का क्या दिया बच्चों, सहयोग किया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, 1971। और नया देश बना कौन सा बच्चों, बांग्लादेश। भारत को सैन्य क्षेत्र में सोवियत संघ से क्या सहायता मिली,
भारत को आधुनिक हथियार मिले और सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए। रक्षा तकनीक और सैन्य उत्पादन में सहयोग दिया गया। भारत में कई रक्षा उपकरणों के निर्माण में मदद की गई। प्रश्न संख्या 5 देखो, भारत और सोवियत संघ के सांस्कृतिक संबंध कैसे थे? भारतीय फिल्में और संस्कृति सोवियत संघ में बहुत लोकप्रिय थी। दोनों देशों के लेखक, कलाकार और सांस्कृतिक दल एक दूसरे के यहाँ पर क्या करते थे बच्चों? आते जाते थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान से दोनों देशों के संबंध मजबूत हो गए। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने कौन सी नीति अपनाई? तो भारत ने रूस और अन्य पूर्व समाजवादी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे। नए स्वतंत्र देशों के साथ भी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाया। भारत और रूस के संबंधों का आधार क्या है? तो आपसी विश्वास, दीर्घकालीन मित्रता यानी लंबे समय तक मित्रता, आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा सहयोग, सांस्कृतिक संबंध। उसके बाद देखो अगले बच्चों, भारत और सोवियत संघ यानी रूस के संबंधों का वर्णन करना है। 5 नंबर में ये भी आपसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। तो भारत और सोवियत संघ के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और इस्पात संयंत्र स्थापित करने में सहयोग किया। रक्षा क्षेत्र में हथियार, तकनीक और सैन्य सहयोग प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के हितों का समर्थन किया और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी क्या थे बच्चों? बहुत मजबूत थे। अब चलते हैं बच्चों किताब का पेज नंबर 13 के ऊपर, और निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार अपन को क्या करना है? सजाना है। ध्यान रखना, पहला विश्व युद्ध कब हुआ बच्चों? 1914 के अंदर हुआ। बर्लिन की दीवार का गिरना 9 नवंबर 1989 को बच्चों बर्लिन की दीवार गिरी थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ बच्चों? तो ये भी मैंने बता दिया, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हुआ बच्चों? विघटन हुआ। रूसी क्रांति कब हुई बच्चों? 1917। इसको समाजवादी क्रांति भी कहा जाता है। अब देखो बच्चों, सही क्रम में आपको क्या करना है? जमाना है। पहला विश्व युद्ध 1914, रूसी क्रांति 1917, बर्लिन की दीवार गिरना 1989 और सोवियत संघ का विघटन हो गया बच्चों 1991। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो ध्यान रखना, विश्व का दो ध्रुवीय होना सोवियत संघ का क्या है बच्चों? परिणाम है। और विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय होना, इसलिए ये इसका परिणाम नहीं है। उसके बाद देखो बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों, ये थे हमारे किताब के 13 पेज, और 13 पेज के मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट नंबर 2 के साथ।